हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 8 मार्च 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला समाचार है 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले का दोषी तबस्सुर राणा को का प्रत्यर्पण को लेकर जो है ये मुद्दा बना है, तो उसको पूरा समझेंगे। और ये जो प्रत्यर्पण हो रहा है वो भारत और अमेरिका प्रत्यर्पण संधि 1997 के तहत हो रहा है, तो उसको भी हम पूरा मामला समझेंगे। दूसरा जो समाचार है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के अपने दौरे पर थे और वहाँ पे उन्होंने लोगों से अपील की, एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि भारत में मोटापा और अधिक वजन बढ़ता जा रहा है। इसको खतरे को देखते हुए लोगों को अपने जो खाद्य तेल खाते हैं, जो एडिबल ऑयल है, उसके जो है उपभोग में कमी कर देनी चाहिए, अन्यथा ये बड़ा स्वास्थ्य का खतरा बन सकता है। तो इसको पूरे समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो किस रिपोर्ट का हवाला करके कह रहे हैं, और बाकी उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न होंगे तो उससे जुड़े हुए मुद्दे होंगे तो उसको देखेंगे। तीसरा है अमेरिका द्वारा हाल फिलहाल में रणनीतिक जो है बिटकॉइन रिजर्व योजना जारी की है, और देखा जाए तो ये बिटकॉइन जैसे जो डिजिटल असेट है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप द्वारा इसको लेकर एक समिट भी बुलाई गई है, हालांकि उसमें बहुत कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला है, तो इसको समझेंगे। और फिर इसी पर आधारित 5 प्रश्नों को भी हम देखेंगे। आइए पहले देखते हैं 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला और तबस्सुर राणा। 26 नवंबर 2011 को मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, और इस आतंकवादी हमले में करीब 180 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, और घायलों की संख्या तो 300 से ज़्यादा है, जिसको अंजाम दिया था पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों द्वारा। उसमें से एक आतंकवादी पकड़ा गया था, और ये आतंकवादी मुंबई में समुद्र के रास्ते आए हुए थे। और जब ये मामला चला तो उसमें 3 प्रमुख लोग देखे गए थे, 3 क्या बल्कि 4 लोग। एक तो जो पकड़ा गया था अजमल कसाब, और एक तबस्सुर राणा, एक डेविड कोनमन हेडली और एक अबू जंदाल। तो इसमें से हेडली को अमेरिका में इसी जुर्म के लिए 35 साल की सज़ा हो गई है, कसाब को तो फांसी ही दे दी गई है, अबू जंदाल भी उसको गिरफ्तार है भारत में और उस पर मामले चल रहे हैं। तबस्सुर राणा जो है अमेरिका में जो है खुले घूम रहा है, और उसको प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार काफ़ी 2013 से ही प्रयास कर रही है, और उसके सारे रास्ते, अंतिम रास्ते भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी हाल फिलहाल में उसकी सज़ा को, उसके प्रत्यर्पण को स्वीकार किया था, लेकिन उसने फिर एक प्रक्रिया को अपनाकर किया था, और अंततः जो है अब उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं और अब उसे वो भारत भेजा जाएगा। तो इससे जुड़े हुए सारे पहलू को आइए हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तबस्सुर हुसैन राणा की भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका जो है खारिज कर दी है। तबस्सुर राणा को 1997 में दोनों देशों द्वारा हस्तांतरित भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के आधार पर प्रत्यर्पित किया गया है। तबस्सुर राणा के बारे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका की यात्रा पर थे, तो ट्रंप ने कहा था कि तबस्सुर राणा को जो है भारत भेजा जाएगा, अमेरिका प्रत्यर्पण करने के लिए तैयार है। और ये काफ़ी लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उसको कह दिया था, लेकिन इस फैसले के बाद उसने एक आपातकालीन रोक का आवेदन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, कि उसको भारत में, चूंकि वो मुस्लिम है, वो पाकिस्तानी मूल का है, और इसलिए उसे उत्पीड़न किया जा सकता है। और एक ब्रिटेन के एक केस का हवाला देते हुए उसने कहा था कि हमें प्रत्यर्पण न किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, और अब उसका प्रत्यर्पण का रास्ता खुल गया है। तो आइए इससे जुड़े हुए सारे पहलू को हम देखते हैं। देखिए, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला, तो ये पाकिस्तान स्थित जो है लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों द्वारा भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार लेकर 26 नवंबर को 2008 को समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे, और मुंबई में 9 जगहों पर इन्होंने हमला किया, जिसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, ओबेरॉय होटल, ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें थी। और इस आतंकवादी हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोगों की मौत हुई थी, और 300 से ज़्यादा लोग जो है घायल हुए थे। इसमें एक आतंकवादी जो है पकड़ा भी गया था। उसको आप देखते हैं कि इसमें जो हम अभी मामला कर रहे हैं कि मुंबई हमले का दोषी तबस्सुर राणा कौन है। तो इस हमले में एक आतंकवादी पकड़ा गया था, जिसका नाम था
अजमल कसाब, उसने कई सारे नामों को बताया था। तो उसमें जो जो नाम बताया हुआ था उसमें डेविड हेडली था, डेविड कॉडमैन हेडली, ये अमेरिकी नागरिक था, इसका भी पाकिस्तान से कनेक्शन था। तवर्रुण राणा, ये भी पाकिस्तान मूल का कनाडाई नागरिक है। अबू जुंदाल, और ये सारे लोग दोषी थे, जिसमें से लगभग सबको जो है सजा मिल गई है। यही तवर्रुण राणा ही है जिसे अभी तक सजा नहीं मिली है, और ये पेशे से डॉक्टर है, इसे डॉक्टर डेथ के रूप में भी लोग जानते हैं। देखिए, मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में तवर्रुण राणा का नाम शामिल किया था और उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक एक्टिव मेंबर के रूप में काम करने का आरोप लगाया था। और इसमें आरोप था कि ये मास्टरमाइंड डेविड कॉडमैन हेडली की इसने जो है मदद की थी। तवर्रुण राणा डेविड कॉडमैन हेडली उर्फ दाऊद सईद गिलानी, जो डेविड कॉडमैन हेडली है उसका नाम था दाऊद सईद गिलानी, इसके बचपन का दोस्त था। और हेडली को अमेरिकी कोर्ट ने 24 जनवरी 2013 को मुंबई मामलों में शामिल होने पर दोषी मानते हुए 35 साल की सजा काट रहा है मुंबई मामलों में ही। और तवस्सुर राणा जो है ये पाकिस्तान की सेना में एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। बाद में ये कनाडा शिफ्ट हो गया, कुछ साल बाद वहां के बाद उसको कनाडाई का नागरिकता मिल गई, और इसने शिकागो में, अमेरिकी शहर शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस नामक एक अपनी कंसल्टेंसी फर्म की थी। और इसी की एक ब्रांच मुंबई में थी, जिसने जहां पे हेडली जो है वहां पे गया था, और उसके जरिए उसने उन स्थानों पर रेकी की थी जहां पे मुंबई का हमला हुआ था। तो ऐसे में इसे भी उसके जो है माना गया था। और इसमें देखा जाए तो जिन जिन लोगों को सजा मिल चुकी है उसमें यही एक व्यक्ति है जिसे अभी तक सजा नहीं मिली है या सलाखों से पीछे रहा है। देखिए, मुंबई हमले में आतंकवादियों में अजमल कसाब ही जिंदा पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी की सजा दी गई। डेविड हेडली, तवर्रुण राणा के अलावा एक और मास्टरमाइंड अबू जुंदाल भी इस हमले में शामिल था। अबू जुंदाल आतंकवादी लश्कर के काम करने वाला भारतीय ऑपरेटिव था। इसे 2012 में गिरफ्तार किया गया था। कसाब ने उसकी पहचान की थी। इसके बाद वह जेल में सजा काट रहा है। वही तवस्सुर राणा को अभी सजा मिलना बाकी है। जैसे हेडली को तो 35 साल की सजा हो गई है, इसे भी इसे एक 6 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो सजा हुई थी किसी दूसरे मामले में। बाकी अगर जो ये भारती वाला मामला है, 26/11 वाला मामला है, इसे दोष मुक्त कर दिया गया था। तो ऐसे में भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि इसे एकमात्र जो बचा हुआ आरोपी है इसे लाया जाए, और इसके जरिए बहुत सारी सूचनाएं भी पता चल सकती है कि पाकिस्तान के कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे, भारत के कौन कौन से लोग शामिल थे, क्योंकि इतना बड़ा घटना बगैर किसी भारतीय इनसाइडर के नहीं हो सकता है। और वो ये चीजें बता सकता है कि या तो हेडली आए या तो तवर्रुण राणा आए। तो हेडली को लोग बताते हैं कि वो अमेरिकी नागरिक है और वो अमेरिका के उसी मामले को लेकर सजा प्राप्त कर रहा है, इसलिए अमेरिका जो प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए उसे बचा रहा है, लेकिन इसे देने के लिए तैयार हो गया है। तो देखिए, पहले जिस प्रत्यर्पण संधि की बात है उसको समझ लेते हैं, जिसके तहत इसे दिया जा रहा है। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच 25 जून 1997 को एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी। प्रत्यर्पण संधि का अर्थ जो होता है सामान्य तौर से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जिन दो देशों के बीच होता है कि एक दूसरे के यहाँ पे जो अपराध होता है उसके अपराधी अगर किसी उस दूसरे देश में है तो वो उसे वापस सौंपा जाता है। तो इसके लिए जो उद्देश्य था कि दोनों देशों के कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ाना था और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देना था। और में कुल मिला के ये था कि जो दोषी हों दोनों देशों में उनको न्याय तक पहुंचाया जा सके। इसके जो प्रमुख प्रावधान हैं, इसमें कोई अपराध प्रत्यर्पण योग्य तभी होगा जब दोनों अनुबंध पक्षों के कानूनों के तहत 1 वर्ष से अधिक कारावास या अधिक कठोर दंड जो है इसमें दंडनीय हो। यानी कि ऐसा कोई अपराध जो दोनों देशों में कम से कम 1 वर्ष का कारावास हो या उससे ज्यादा का दंड हो। आमतौर पर जितने भी प्रत्यर्पण संधि देखते हैं उसमें इसी तरह का पहला यही लिखा रहता है कि जो दोनों देशों में लगभग कम से कम 1 साल का दंड हो या उससे बड़ा सजा का प्रावधान हो। इसलिए देख रहे होंगे कि पन्नू जो है अमेरिका का पन्नू, जो कनाडाई अमेरिकी नागरिक है पन्नू, वो भारत में मोस्ट आतंकवादी है, लेकिन वो अमेरिका में रह के खुलेआम काम करता है और अमेरिका उसको अभी तक मना करता रहा है, क्योंकि उसको हवाला यह कि वो वहां पे जो वो बातें कहता है, आप किसी देश के बारे में कुछ कहते हैं जब तक कि उसका परिणाम हिंसक नहीं होता, कहने से नहीं, उसका एक्शन में जब तक नहीं बदलता है तब तक वो सजा से मुक्त रहता है। तो इसलिए वो वहां पे सजा नहीं है, इसलिए वो बचा रहता है। कुछ टेक्निकल चीजें हैं।
इसी संधि के तहत प्रत्यर्पण किसी प्रत्यापन योग्य अपराध के लिए दिया जाएगा, भले ही वो अपराध का गठन करने वाला कार्य या कार्य कहीं भी किया गया हो, यानी किसी भी देश में किया गया हो उसको आप प्रत्यर्पण के लिए मांग सकते हैं। यानी यहाँ पे भारत में है तो अमेरिका में है तो उसे भारत माना जा सकता है, अमेरिका में कोई अपराध हुआ है, कोई भारतीय है तो उसे अमेरिका में भी मांगा जा सकता है। राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण की बात नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर किसी सरकार के प्रति जानबूझकर कोई अपराध किया जाता है, विमान अपहरण करने की बात की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संरक्षित व्यक्ति है उनके खिलाफ अपराध किया जाता है, बंधक बनाना का काम किया जाता है, तो ये सब राजनीतिक अपराधों के दायरे के बाहर रहेंगे। यह संधि उस स्थिति में प्रत्यर्पण पर रोक लगाती है जब वांछित व्यक्ति को अनुरोध प्राप्त करता, यानी जैसे तवहरू राणा के संदर्भ में अमेरिका अनुरोध प्राप्त करता है, अनुरोधकर्ता कौन है? भारत। अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य में उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या दोष मुक्त कर दिया गया हो, यानी जिस अपराध के लिए आप मांग रहे हैं अगर उसी अपराध के लिए उस देश में, जिस देश में वह रह रहा, अमेरिका में माने रह रहा है, और वहां पे उसे दोषी ठहरा दिया गया हो या कोर्ट द्वारा उसे निर्दोष साबित कर दिया गया हो, तब वो जो है प्रत्यर्पण से वो राज्य इनकार कर सकता है। जैसे डेविड हेडली है तो उसी मामले में उसे 35 साल की सजा दे दी गई है। इसी आधार पे डेविड हेडली को वो कहते हैं कि हमने तो सजा दे ही दी है, तो वो प्रावधान है। और इस या तो वो दोष मुक्त भी ठहरा दिया जा सकता है तो भी उससे इनकार कर सकते हैं। लेकिन यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य में सक्षम प्राधिकारियों ने वांछित व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने में मना कर दिया है, यानी दोनों देशों में वहां पे मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है या उससे कार्रवाई बंद करने का निर्णय ले लिया गया है, तब उसे छूट नहीं है, उसे प्रत्यर्पण देना पड़ेगा। हाँ, पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए या तो उसे दंड दे दिया गया हो या तो उसे निर्दोष साबित कर दिया गया हो, तब ये प्रत्यर्पण से मना कर सकते हैं। तवहरू राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत की लंबी लड़ाई है, लंबे समय से है, क्योंकि ये मारे गए लोगों में जो मुंबई के जो मारे गए लोग हैं उनके इंसाफ में ये देखा जाए तो ये एक अंतिम जो है ये विकल्प है, क्योंकि बाकी लोगों को तो किसी न किसी तरीके से सजा हो सकती है। बाकी सजा से ज्यादा इससे हमें वो बहुत कुछ जानकारी मिल सकता है, क्योंकि ये उन मास्टरमाइंड लोगों में से एक है। और मई 2023 में कैलिफोर्निया की एक अमेरिकी जिला अदालत ने इससे प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी, लेकिन उसकी कानूनी टीम चूंकि भाई फैसला कर ही रही है, वो इसके खिलाफ अपील करती रही है। अभी हाल फिलहाल में जो है उसके सुप्रीम कोर्ट ने उसे भेजने की बात कर दी थी, फिर उसने जो है अभी इमरजेंसी अपील की थी, वो भी खारिज हो गई है। इसके खिलाफ जो वो कहते हैं कि उसे अमेरिका में मुकदमा जलाया जा चुका है और उसे बरी किया जा चुका है। जैसे एक प्रावधान था ना कि या तो उसे दोषी हो जाए, दंड दे दिया जाए, या तो निर्दोष हो जाए। तो इनका कहना है कि इसे मुकदमा चलाया गया था और उसे बरी कर दिया गया था, इसलिए उसको नहीं आना चाहिए। लेकिन अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि अमेरिका में मुंबई हमले के आरोप पर तवहरू राणा का बरी होना भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक नहीं लगाता है। तो यानी अमेरिकी सरकार उस प्रावधानों के आड़ में नहीं छुप रही है, जबकि हेडली को वो छुपा रही है, इसके आड़ में नहीं छुप रही है और इसे प्रत्यर्पण कर रही है। यही वो कुछ चीजें हैं जो ट्रंप से आपको मिल रहा है, जो और इसी कारण शायद भारत ट्रंप का जो वो बड़बोलापन है उसे झेल रहा है। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि क्यों भारत इतना झेल रहा है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब तक हमें नहीं मिलती थी। भारत ट्रंप का प्रशासन मदद कर रहा है भारत के अंदर के दुश्मनों में। जो हम बाहर के दुश्मनों से लड़ रहे थे, जो हमारे अंदर के दुश्मन हैं उनको कैसे ढूंढा जाए, उनसे कैसे बचा जाए, इसमें ट्रंप मदद कर रहे हैं। उसको पता है कि ये बात भारत बताएगा नहीं, और इसलिए वो अपने जो लोग हैं उनको अपनी वाहवाही कर रहा है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना कि ठीक है भाई, यूरोप को बोल रहे हो तो ठीक है, इनको बोल रहे हो तो ठीक है, चीन को बोल रहे हो तो ठीक है, भारत को बोल के देखो, रूस को बोल के देखो। तो वो कहता है चलो हम रूस को भी बोल के देखते हैं, भारत को भी बोल के देखते हैं, क्योंकि अंदर अंदर तो सभी के साथ है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये कुछ लाभ मिल रहे हैं, चाहते तो इसका आधार बना के ये रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोके हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी प्रशासन, जो वर्तमान ट्रंप प्रशासन है, वो अनेक मुद्दों में भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, जो दिखाई भी दे रहा है। अगला जो हमारा समाचार है वो ये है कि 3 मार्च को लैंसेट में दो रिपोर्ट आई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटापे को और अधिक वजन को लेकर।
आमतौर पर जो परिभाषा है बॉडी मास इंडेक्स के तहत 30 से ज़्यादा होता है तो उसे ओबेस या मोटापा कहा जाता है, और उससे 25 से 30 के बीच में होता है तो अधिक वजन का उसको कहा जाता है, ओवरवेट कहा जाता है। उसको लेकर कई सारी बातें आई थी, भारत के लेकर भी आई थी, दुनिया के बारे में भी आई थी। और उसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खाद्य तेलों के खपत को या उपयोग को कम कर देना चाहिए। उनका कहना है कि कम से कम 10% भी अपने खाद्य तेलों के उपयोग को कम कर दोगे तो भी स्वास्थ्य से जो होने वाली समस्या है उससे बच सकती हो, क्योंकि इसके जरिए बहुत सारी जो है लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां या जीवन प्रणाली से जुड़ी, जीवन दिनचर्या से जुड़ी बीमारियां, यानी ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, क्योंकि सिर्फ हम खाद्य तेलों का ही नहीं उपयोग ज़्यादा करते हैं, हम नमक का भी बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, और इसके कारण ब्लड प्रेशर और उससे जुड़ी हुई तमाम तरह की समस्याएं एक हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे लिए गहने के रूप में है, उसको कमजोर कर सकता है। तो आइए इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिट रहने के महत्व को जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को कहा कि मोटापे को कई बीमारियों की जड़ बताया, और साथ ही उन्होंने एक रिपोर्ट भी साझा की। उन्होंने कहा कि हमारी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जुड़ी बीमारियां ये होती हैं, यानी जो हमारे खान पान, उससे बाकी जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो किसी वायरस, बैक्टीरिया या अन्य चीज़ों से होती है, और बाकी कुछ बीमारियां होती हैं वो हमारे जीवनचर्या से होती हैं। जैसे उसमें हार्ट अटैक का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सब हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां मानी जाती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मानी जाती है, और ये इनसे हम बच सकते हैं अगर हम अपने जीवनचर्या को सही कर लें। और ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मोटापा उनमें से एक है, क्योंकि यह कई बीमारियों की जड़ है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2050 तक भारत में लगभग 44 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में और जो एक्चुअल में एक रिपोर्ट नहीं, 2 रिपोर्ट है। लांसेट मेडिकल जर्नल है, वो मेडिकल की बहुत प्रमुख जर्नल है, साइंस और मेडिकल की, उसमें ये बात की गई है जो कि कुछ और भी गंभीर बातें बताती है, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने वजन कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए लोगों से अपील की कि वो अपने दैनिक आहार में खाना पकाने के तेल का सेवन 10% कम कर दे, क्योंकि यह मोटापे का कारण बनता है। तो ये छोटी सी चीज है, केवल 10% तेल अगर कम करते तो भी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम अपने इस मोटापे वाली समस्या से बच सकते हैं। और इसके जो आर्थिक नुकसान स्वास्थ्य के नुकसान के रूप में होते हैं उससे तो बचत होगी। जो हम करीब 20 से 25-30 ट्रिलियन डॉलर का हम खाद्य तेल आयात करते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे स्तर पर कटौती हो जाएगी। ठीक है, तेल की चलो दूसरी बात है, लेकिन स्वास्थ्य के पहलू को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी जो ये बातें कह रहे हैं वो एक रिपोर्टों का हवाला दे रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री ने किस रिपोर्ट की बात कही है, तो देखिए 3 मार्च को द लेसेंट मेडिकल जर्नल है, इसमें 2 अध्ययन प्रकाशित हुए थे। एक में कहा गया था कि 380 करोड़ लोग या वैश्विक स्तर पर सभी वयस्कों में आधे से अधिक, ठीक है, और 74.6 करोड़ लोग या दुनिया भर में सभी बच्चों और किशोरों का 1/3 2025 तक अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त है। यानी रिपोर्ट कह रही है कि 2025 तक लगभग जितने भी दुनिया में वयस्क लोग होंगे उसका आधे स्तर तक जो है मोटापे के शिकार होंगे या अधिक वजन होंगे, और जो बच्चे और किशोर होंगे उनका 74.6% तक वजन और अधिक मोटापे का शिकार होगा। यानी ये और भी बड़ी गंभीर चुनौती के बारे में कह रहा है। और ये कह रहा है कि इस अध्ययनों में 2000 तक के पूर्वानुमान के साथ वैश्विक रूप से अधिक वजन और मोटे व्यक्तियों की आवश्यकता की व्यापकता की गणना की गई है। देखिए, इसमें कहा गया है कि 2021 तक लगभग 211 करोड़ लोग, यानी 2 अरब से ज्यादा लोग, यानी लगभग 1/4 जो है वैश्विक आबादी का लगभग जो है, इसमें कह रहे हैं कि 45% जो है मोटे या अधिक वजन वाले बताए गए हैं 2021 में। अच्छा ठीक है, उस समय 2021 में जो दुनिया की आबादी थी उसका 45% लोग मोटे हैं या अधिक वजन वाले हैं। इसमें अगर देखा जाए तो आधे सिर्फ 8 देशों में पाए गए हैं। सबसे ज्यादा थे चीन में 40 करोड़ लोग, फिर भारत में थे 18 करोड़ लोग, अमेरिका में थे 17 करोड़ लोग, ब्राजील में थे 8.8 करोड़ लोग, 8.8 करोड़ लोग, रूस में 7.1 करोड़ लोग, मैक्सिको में 5.8 करोड़ लोग, इंडोनेशिया में 5.2 करोड़ और मिस्र में 4.1 करोड़। चीन में 40 करोड़ लोग, अगर चीन की आबादी 130 करोड़ मान लो तो 40 करोड़ लोग जो है एक तरह से देखा जाए तो 1/3 पड़ते हैं। भारत में 18 करोड़ तो भी 120 करोड़ मानो तो 10% पड़ते हैं। अमेरिका की आबादी 35 करोड़ मान लो तो आधा लोग मोटे हैं।
रूस में भी 14 करोड़ की आबादी है, तो आधा करोड़ मोटे या अधिक वजन के हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कम है, लेकिन फिर भी संख्या के दृष्टि से अगर 18 करोड़ लोग जो है वजन से ज्यादा हैं तो ये हमारे लिए चिंता का तो विषय है ही। भारत में मोटापे के अध्ययन के बारे में क्या कहा गया है, देखिए भारत कुछ श्रेणियों में कह रहा है कि अभी चीन से भी आगे निकल गया है। जैसे वयस्क आबादी की बात करा जाए, जो है यानी 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो है, तो इनकी कुल संख्या इसमें जो है 1990 से 2021 के बीच में वृद्धि देखी गई है वयस्क की 25 साल से ऊपर के लोगों में। और 2050 में भारत में दूसरी सबसे बड़ी अधिक वजन या मोटापे की आबादी होगी, यानी 2050 में भारत जो है ये संख्या दूसरी सबसे ज्यादा जो है वो हो जाएगी चीन के बाद। तो ये समस्या एक है वयस्क आबादी को लेकर। बड़े किशोर आबादी को लेकर, यानी 15 से जो 24 साल की उम्र के हैं, वो 2021 में ही जो है दुनिया के सबसे ज्यादा विशाल जनसंख्या जो है मतलब 15 से 24 साल के उम्र के मोटे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या जो है 2021 में ही दुनिया में भारत में हो गई थी। और ये यानी गंभीर समस्या। बच्चों की आबादी देखा जाए तो भारत में मोटे या अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है, और चीन के बाद दूसरे स्थान पे है बच्चों के भी मोटापे को लेकर। यानी बच्चे और किशोर का मोटापा अभी भी भारत के लिए चिंता, अभी नहीं बल्कि ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि हम 15 से 24 के मामले में तो दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ संख्या है, और बच्चों की आबादी भी अभी हमारे यहाँ पे दूसरे स्थान पे है, लेकिन 2050 तक यह अंतर कम हो जाएगा और संभवतः हम पहले स्थान पे हो जाएंगे। ऐसे में अब ये एक प्रश्न है कि मोटापे से ग्रस्त किसे माना जाता है। तो देखिए अभी तक बॉडी मास इंडेक्स या किसी व्यक्ति के वजन और उसकी ऊंचाई को नाप के निकाला जाता है, और यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी का BMI 30 है तो वो 30 से ज़्यादा है तो वो ओबेस है या मोटा माना जाता है, और 25 से 30 है तो वो ओवरवेट है या अधिक वजन का व्यक्ति है। लेकिन लैसेंट ने कुछ और इसमें चीज़ें जोड़ी है। इसमें देखिए कि कहा है कि दो तरह के मोटापे की बात लैसेंट पत्रिका के लैसेंट आयोग ने इसमें थोड़ा बदलाव किया है और दो तरह के मोटापे की बात की है, एक क्लिनिकल मोटापा और एक प्री क्लिनिकल मोटापा, जिसमें जो BMI है उसको तो है ही है, उसके साथ साथ ऊंचाई, वजन, कमर की परिधि, मांसपेशियों का द्रव्यमान, विभिन्न अंगों की कार्यप्रणाली, शारीरिक पैरामीटर, इसको ये भी शामिल किया जाता है। और कोई चिकित्सक अगर किसी क्लिनिकल मोटापे को देख रहा है, यानी उसको चिकित्सकीय मोटापा कहा जाएगा, यानी उसे चिकित्सकीय जरूरत है, तब उसके BMI को लेंगे, और इसके बाद कमर की परिधि, कमर से कूल्हे का अनुपात, कमर से ऊंचाई का अनुपात, और इसमें से कम 2 शारीरिक मानदंड और BMI को लेंगे। साथ ही साथ और भी चीजें देखी जाती है कि उसकी सांस फूल रहा है, घरघराहट है, नींद में श्वास रुकना हो रहा है, चयापचय संबंधी समस्याएं हो रही है, प्रजनन प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है, हृदय गति रुकना यानी, और लगातार थकान, घुटने और जोड़ों में दर्द, ये सारी चीजें भी हो रही है, तब ये माना जाता है कि उसे क्लिनिकल मोटापा है। ऐसे में कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि BMI जिनका कम होगा लेकिन उनको क्लिनिकल लक्षण दिखाई देंगे, और कई सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका BMI ज्यादा भी हो सकता है और उनका क्लिनिकल नहीं हो सकता। यानी इस नई परिभाषा का उद्देश्य मोटापे के प्रभाव को व्यापक रूप से निर्धारित करना है और उसको हल करना है। तीसरा जो समाचार है, अमेरिका द्वारा जो है रणनीतिक रूप से बिटकॉइन रिजर्व योजना लाया गया है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की योजना है कि वो बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में वो दुनिया में अपने को बादशाहत हासिल करने की स्थिति में है। इसको लेकर उन्होंने समिट भी बुलाया है। तो जरिए देखते हैं। तो देखिए चर्चा में है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की बात की है। यह एक अमेरिकी डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल स्थापित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, और इसमें देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी के प्रति अमेरिकी सरकार के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव है, क्योंकि अभी तक वो उसको रेगुलेट करने की बात कर रहा था, लेकिन अब ये इस पे अमेरिका जो है खासतौर से ये प्रशासन इसे एक एसेट के रूप में ले रहा है। और इस उद्देश्य क्या है कि अमेरिका को डिजिटल एसेट रणनीति में अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। इस रिजर्व को फेडरल गवर्नमेंट द्वारा आपराधिक और नागरिक जब्ती कार्रवाई के माध्यम से अगर कोई बिटकॉइन जब्त किया जाता है उसके आधार पर रिजर्व बनाया जाएगा। यानी अलग से कोई बिटकॉइन नहीं खरीदा जाएगा,
जो बिटकॉइन वो ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन कैसे हासिल कर सके उसको करेंगे और उसी का रिजर्व बनाएंगे। और प्रबंधन और निरीक्षण तो देखिए, अमेरिकी सरकार अन्य डिजिटल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार रणनीति निर्धारित करेगा और बिटकॉइन को अनिश्चित काल तक अपने पास बनाए रखेगा, यानी उसे बेचेगा नहीं। और ट्रेजरी सचिव और डिजिटल असेट मार्केट जो है वो राष्ट्रपति के कार्य समूह को होल्डिंग की जो क्या होल्डिंग है उसकी रिपोर्ट देते रहेंगे। यानी कुल मिला के बिना बजट पे प्रभाव डाले, यानी बिना बजटीय प्रक्रिया का सहारा देते हुए बिटकॉइन को रिजर्व बनाया जाएगा और उसको बेचा नहीं जाएगा, उसको अन्य एसेट के साथ संतुलित करके और उसको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी जो है रखी जाएगी और राष्ट्रपति का कार्य समूह जो है इस पे नजर रखे रहेगा। दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से अगर अमेरिका द्वारा इसे अपनाया जाएगा तो दुनिया के ज्यादातर देशों द्वारा, मैं नहीं कह रहा हूं सभी देश करेंगे, लेकिन ज्यादातर देशों द्वारा इन संपत्तियों को वैधानिकता दी जा सकती है, जिससे इनका महत्व बढ़ने की संभावना है। बाजार में भी प्रतिस्पर्धा आएगा तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी रिजर्व पर ध्यान जो है बढ़ेगा और अन्य की तुलना में जो है इस पर प्राथमिकता मिल सकती है, जो इसके बाद दिखाई भी देगा। विनियामक बदलाव भी हो सकता है क्योंकि पिछले प्रशासन का जो है सतर्क रुख अलग था, वो इसको लेकर निगेटिव अप्रोच था, वो रेगुलेट करने की बात कर रहा है, जबकि अब जो है ये इसको एक पॉजिटिव रूप में लेकर इसको रेगुलेशन के लिए कानून लाया जा सकता है। आर्थिक जोखिम भी बढ़ सकता है। देखिए, डिजिटल परिसंपत्तियों में अमेरिकी नेतृत्व बढ़ते ही आलोचक कह रहे हैं कि बिटकॉइन की अस्थिरता और अर्थव्यवस्था पर इसके अनिश्चित प्रभाव भी हो सकता है, जिसकी चेतावनी भी आलोचक दे रहे हैं। भारत के लिए तो देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम में उछाल हो सकता है क्योंकि भारतीय की निवेश की भावना के कारण भारतीय एक्सचेंजों की गतिविधि में तेजी देखी जा सकती है। नियामक दबाव भी बन सकता है कि वो भी इस तरह का परिवर्तन करे, क्योंकि भारत अभी तक तो इसको लेकर नकारात्मक ही अप्रोच अपनाता है और इसके जगह वो अपना जो आरबीआई का डिजिटल करेंसी है उसको महत्व दे रहा है, तो उस पर दबाव बन सकता है और मार्केट में पुनः उद्धार यानी पुनः जो है बेहतर स्थिति दिखाई दे सकती है बिटकॉइंस को लेके। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देख लें। चर्चा में रहे 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस हमले को पाकिस्तानी आईएसआई और लश्कर तैयबा ने मिलकर अंजाम दिया था, ठीक है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस हमले के मास्टरमाइंड में से एक तवरुण राणा को भारत को प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है, ठीक है। दोनों सिंपल क्वेश्चन स्टेटमेंट है, दोनों सही है, आंसर सी है। दूसरा है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि को लेकर निम्नलिखित कौन सा से कथन सही है? दोनों देशों के मध्य यह संधि 25 जून 1997 को हुआ था, ठीक है। इसके तहत कोई अपराध प्रत्यर्पण योग्य है जिसके लिए 1 वर्ष से अधिक कारावास या अधिक कठोर दंडनीय है, ठीक है, यह भी सही है। यह संधि उस स्थिति में प्रत्यर्पण पर रोक लगाती है जब वांछित व्यक्ति को अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य में उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या दोषमुक्त कर दिया गया हो। हाँ ठीक है, तीनों सही है, तो इसलिए चौथा विकल्प इसका सही होगा। तीसरा है, हाल ही में द लेसेंट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित 2 अध्ययनों में वैश्विक स्तर पर मोटापे और अधिक वजन की समस्या को बताया गया। इन अध्ययनों में भारत को लेकर दिए गए प्रमुख निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में भारत में मोटे या अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। नहीं, इसमें अगर देखा जाए तो मोटे और अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे स्थान पे है, ठीक है, तो ये पहला गलत है। दूसरा है, वयस्क आबादी के मामले में 2050 में भारत दूसरी सबसे बड़ी अधिक वजन या मोटापे की आबादी होगी। हाँ, ये भी ठीक है, तो आंसर जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए केवल 2 आंसर है, यानी बी इसका आंसर होगा। चौथा है, चर्चा में रहे अमेरिका की रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह क्रिप्टो करेंसी के प्रति अमेरिकी सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव दर्शाता है, ठीक है, पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव आ गया है, ये भी सही है। यह एसेट रिजर्व कानूनी रूप से जब्त परिसंपत्तियों के जरिए बढ़ेगा, ठीक है, बजट के जरिए नहीं बल्कि इसी जब्त के जरिए ही किया जाएगा। यह वैश्विक डिजिटल परिसंपत्तियों को बाधा प्रदान करती है जिससे संस्थागत निवेश में तेजी आ सकती है। हाँ, ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। अंतिम प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर मोटापे की आधुनिक एवं अन्य परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेसेंट आयोग ने मोटापे की परिभाषा में बदलाव करके 2 नई श्रेणियां क्लिनिकल मोटापा और प्री क्लिनिकल मोटापा पेश करने का प्रस्ताव दिया है, ठीक है। इसके तहत 30 बॉडी मास इंडेक्स से अधिक वाला व्यक्ति क्लिनिकल मोटापे के अंतर्गत माना जाएगा। इसके साथ और भी बहुत कुछ है, सिर्फ 30 के साथ ही नहीं होगा, उसके साथ वो कई सारे मेडिकल कंडीशंस हैं, जब वो जुड़ेंगे तब वो आएगा। यानी पहला तो सही है, दूसरा गलत है, और इसलिए इसका आंसर जो है ए होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।